स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ ममता खंडेलवाल। आज हम हिंदी ग्रामर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे, जो है वर्ण विचार। हम यहाँ पे वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण विचार क्या है और वर्णों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी में वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं और वर्ण किस टाइप से हमारे आगे काम आते हैं, वर्ण से किस तरह से है वो शब्द का निर्माण होता है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वर्ण, अब वर्ण है क्या और वर्ण विचार। हम अपने विचारों तथा मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हम अपने अंदर से अपनी भावनाओं को, अपने अंदर जो अपने भाव होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अंदर से एक ध्वनि क्या निकलती है, बाहर निकलती है और उस ध्वनि से ही हमारे वर्णों का उच्चारण होता है। इन उच्चारित ध्वनि संकेतों को जब लिपिबंद किया जाता है, हम जब बोलते हैं तो बोलने में हमारी ध्वनि बाहर आ जाती है। हमें समझ नहीं आता, मैंने अ बोला, तो हमको पता है कि इस तरीके से आपका क्या है अ लिखा जाता है, बट जब मैं बोलती हूँ तो क्या मेरे मुंह से अ बाहर आ रहा है, नहीं आता। तो वो क्या होती है, हमारे अंदर की एक ध्वनि है। उस ध्वनि को हमने क्या किया है, लिपिबंद किया है, यानी कि एक लिपि के अंदर डाला है। लिपि क्या होती है, मैंने आपको इसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया कि लिपि किस तरीके से हमारे वर्ण को बनाने में काम में आती है। तो वे वर्ण का क्या करती हैं, रूप धारण कर लेती है, यानी कि हमारे अंदर के जो भाव है, हमारे जो मनोभाव है, उनको व्यक्त करने के लिए जो ध्वनियां हमारे बाहर निकलती है, जिन ध्वनियों से हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं, उन ध्वनि को क्या किया जाता है, संकेतों के द्वारा लिपिबंद किया जाता है, जो क्या करते हैं, आगे जाकर रूप का, जो वर्ण का जो रूप है वो धारण कर लेते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आप लोगों को याद रखना है कि वर्ण क्या है, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। फिर वर्णों से क्या होता है, शब्द बनते हैं और शब्दों से हमारी जो पूरी लाइन है वो उसका निर्माण होता है। तो हमारे जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वर्णों को हम नहीं तोड़ सकते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं और कुछ ऐसे वर्ण हैं, सबसे जो छोटी इकाई है वर्णों की, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम लोग ये देखते हैं कि वर्णों के कितने भाग हैं और ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनके टुकड़े हो सकते हैं और ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनको हम नहीं तोड़ सकते हैं। वर्ण ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, बट ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते और ऐसी कौन सी ध्वनि है जिनके हम खंड यानी कि उसके टुकड़े हैं वो हम कर सकते हैं। किसी भाषा के सभी वर्गों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह, यानी कि माला, हम लोग एक फूल होते हैं, फूलों को क्या करते हैं, एक लाइन में क्या करते हैं, पिरोते, तो उसको क्या बोला जाता है, माला बोला जाता है। उसी तरीके से हम प्रत्येक वर्ण को एक सीक्वेंस वाइज एक क्या करते हैं, लाइन से उसको डालते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है, यानी कि उसका क्या है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप है। हिंदी में वर्णमाला के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है, यानी कि स्वर और व्यंजन। हमें याद रखना है, स्वरों को हम नहीं तोड़ सकते हैं, व्यंजनों के साथ में स्वरों को इंक्लूड है वो किया जाता है। तो ये है हमारे हिंदी में वर्णमाला के 2 प्रकार, जो है स्वर और व्यंजन। हमें याद रखना है वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला है स्वर वर्णमाला और दूसरी है व्यंजन वर्णमाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारी वर्णमाला में स्वर के कितने वर्ण है और व्यंजन के कितने वर्ण है। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त की जाने वाली वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 40, यानी कि हमारे वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, 44 वर्ण है, यानी कि 44 वर्ण है। अब हमारे स्वर में कितने वर्ण है और हमारे व्यंजन में कितने वर्ण है। वर्णमाला वर्गों की माला यानी कि वर्णमाला। अब वर्णों, हमारे स्वर में 11 वर्ण है और हमारे व्यंजन में कितने हैं, 33। तो हमें याद रखना है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है और 33 क्या है, व्यंजन है। तो ये 2 भेद है, ये आपको याद रखने हैं कि स्वर और व्यंजन, और स्वर कितने हैं, 11 स्वर है और व्यंजन कितने हैं, 33, और दोनों को मिलाकर दोनों कितने हो जाते हैं, 44, यानी कि 44। तो ये मिलकर क्या बनती है, हमारी वर्णमाला बनती है। अब वर्णों के आगे हम लोग देखते हैं
कि स्वर के कितने भेद हैं और वर्णों के कितने भेद हैं उनके बारे में। वर्णों के भेद यानी कि स्वर और व्यंजन। अब पहले हम लोग बात करेंगे स्वर वर्ण के बारे में, यानी कि स्वर के बारे में। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती है, यानी कि हम स्वर को बोलते हुए हम किसी और वर्ण का सहारा नहीं लेते। मैं अ को बोलती हूँ तो मैं सिर्फ अ का ही उच्चारण कर रही हूँ, मेरे अंदर से अ की ही ध्वनि उच्चारित होती है। बट मैं का बोलती हूँ, क बोलती हूँ, तो क के अंदर क्या है? क हमारा किस में आता है? व्यंजन में आता है। तो क को बोलते समय किसकी ध्वनि आ रही है? मेरे अ की ध्वनि आ रही है। तो हमें याद रखना है और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्वरों को बोलते समय अन्य किसी भी वर्ण की ध्वनि नहीं आती है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है जो किसी के साथ में मिलकर नहीं बनती है। तो हमारे स्वर कौन कौन से हैं? अभी मैंने बोला स्वर कितने हैं? 11 है। तो कौन कौन से स्वर है? अ, आ, ई, यानी कि बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये हमारे क्या है? 11 स्वर है और इनकी मात्राएं, यानी कि अ की कोई मात्रा नहीं है। हमें ये कि अ क्या होता है? सिर्फ सिंगल के साथ में जुड़ जाते हैं। जब अ नहीं जुड़ता है कोई भी वर्ण पूर्ण नहीं होता। कोई भी व्यंजन तब पूर्ण होगा जब उसमें स्वर को क्या किया जाएगा? मिलाया जाएगा। तो अब स्वर की मात्राएं कितनी है? आ की मात्रा एक लाइन से हम बता सकते हैं कि आ की मात्रा है। ई की मात्रा ये ऐसी है। ई बड़ी ई की मात्रा ऐसी है, मतलब इधर की साइड लगती है। ऊ की मात्रा एक उधर ही लगता है, एक इधर की साइड लगता है। अब री की मात्रा हम लोग र लगाते हैं ना, किसी भी जैसे क्र बोल दिया तो क्र में ये जो र लगता है ये किसकी होती है? ये मात्रा हमारे री की होती है। फिर हमारे ए, एक मात्रा से हम लोग को किसी भी जैसे के लिख दिया और इस पे आई है तो इस पे क्या करेंगे? हम 2 मात्राएं लगा देंगे तो वो के ही बन जाएगा। पहले के था, के से हम इस पे आई की मात्रा लग जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? कई बन जाएगा। फिर ओ और औ। तो ये क्या है? हमारे 11 स्वर है और इनकी मात्रा इस टाइप से हमारे काम करती है। और आपको मैं बता दूंगी कि किस तरीके से हम प्रत्येक शब्द को बनाते समय इन मात्राओं का यूज हम उसमें कैसे करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर को और उसके बाद पढ़ेंगे हम व्यंजन को। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंदर सबसे छोटी इकाई जो होती है वो किसके अंदर आती है? ह्रस्व, जिनको बोलने के लिए हमारे अंदर तो बहुत कम समय लगता है और हमारे अंदर से जो श्वास है वो भी बहुत कम बाहर आती है, तो उनको उन वर्णों को बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर बोलने से ज्यादा समय हमें किसमें लगता है? दीर्घ स्वर को बोलने में, यानी कि उनका उच्चारण थोड़ा सा क्या होता है? भारी होता है, उनको बोलने में भी हमें समय अधिक लगता है। फिर है प्लुत। प्लुत का ज्यादातर जो प्रयोग है, प्लुत दीर्घ और ह्रस्व से भी इनको बोलने में पहले तो ज्यादा समय लगता है और प्लुत इनको ज्यादातर हमारे जो संस्कृत लैंग्वेज होती है, हमारी जो वेदों की भाषा होती है उसमें प्लुत का ज्यादा यूज किया जाता है। हिंदी में इसका इतना यूज नहीं किया जाता, बट हमें पता होना चाहिए कि स्वर के 3 भेद है, उसमें प्लुत स्वर भी है वो आता है। तो यानी प्लुत का ह्रस्व और दीर्घ से जिनमें ज्यादा समय लगता है, जिनको उच्चारण करने में, वो स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, पहले हम लोग बात करते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। मैंने पहले ही बता दिया कि ह्रस्व स्वर को उच्चारित करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर कितने हैं? हमारे 4 ह्रस्व स्वर है। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और र। ये 4 क्या है? आपके ह्रस्व स्वर है। हमें याद रखना है, कभी पूछे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से है, तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर है। फिर हम लोग बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, यानी कि हमें ह्रस्व स्वर से डबल जो टाइम है, डबल जो समय है, उनको उच्चारण दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में हमें क्या लगता है? ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। तो ऐसे वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। हमें याद रखना है कि ऐसे स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है, द्विगुना समय लगता है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ,
को हमने यहाँ ले दिया है ह्रस्व में। फिर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ऐ ये साथ क्या है, सॉरी ओ और औ ये साथ क्या है आपके दीर्घ स्वर। हमें पता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ ये क्या है, साथ हमारे दीर्घ स्वर हैं। आप प्लुत की बात करते हैं कि प्लुत क्या है, इनके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय। जितना ह्रस्व में लगता है उतना फिर दीर्घ में लगता है और फिर इसका उच्चारण, यानी कि 3 गुना समय लगता है ऐसे वर्णों को उच्चारण करने में जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। अब मैं प्लुत का कौन सा साइन होता है आपका, ये जो साइन होता है ना जहाँ पे भी उल्टा ड लगता है, उल्टा जो ड बनाते हैं सीधा ड आपको पता है ऐसे बनता है, इसी ड को क्या करना है, हमें उल्टा कर देना है। तो ओम में आप ओम बोल के देखो, आपको ओम बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से जिनमें दुगुना समय लगता है ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया है एक एग्जाम्पल से कि ओम को हमें बोलने में क्या लगता है, तिगुना समय लगता है। आप उच्चारण करके भी देख सकते हो, ओम बोल के देखो तो ओ के बाद में इसकी जो ध्वनि है वो करीबन ह के जैसी आती है। कैसी आती है, जो हम ह बोलते हैं ना, हम ह का उच्चारण करते हैं, ह की हल्की हल्की हमें क्या करती हैं, ह की जो ध्वनि होती है वो इसके अंदर सुनाई देती है। और मैंने आपको चिन्ह पहले बता दिया है, तो ये प्लुत का चिन्ह है और हमें इसको बोलने में क्या लगता है, तिगुना समय लगता है। तो ये हमारे थे स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4, दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 और प्लुत का मैंने आपको साइन बता दिया है कि प्लुत का साइन कैसा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे स्वर हैं वो किस तरीके से आपके शब्दों के अंदर काम करते हैं। पहले हम लोग अ की बात करते हैं कि आप अ की क्या है, कोई मात्रा नहीं है, अ की कोई मात्रा नहीं है, बट अ क्या करता है, सारे व्यंजनों को पूर्ण बनाता है। व्यंजन बिना अ के अगर हम किसी भी व्यंजन को लिखते हैं, जैसे मैंने कमल को लिख दिया, अब इसमें मैंने अ को नहीं इंक्लूड किया है, यानी कि अ जो स्वर है उसको हमने कमल में नहीं डाला है, तो हमें कमल को कैसे लिखना होगा, हलंत के साथ लिखना होगा। जब इसको हम हलंत के साथ में लिखेंगे तो इसमें क्या है, अ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसमें अ जोड़ दूंगी, इसके आगे में अ प्लस कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हलंत हट जाएगा और कमल क्या हो जाएगा, अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। तो क्या करता है, सारे व्यंजनों को पूर्ण बनाता है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, बट सारे व्यंजनों को पूर्ण होने में हमें अ का क्या होता है, प्रयोग जाता है। तो हमें याद रखना है, बिना अ के अगर आपको कहीं पे भी कोई भी वर्ण के नीचे ऐसा हलंत लगे तो इसको क्या समझना है कि ये वर्ण क्या है, हमारा आधा है, यानी कि ये पूर्ण नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्ण। क्या बोला जाता है इसको, अपूर्ण वर्ण। तो ये है अ कि अ को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं अपने शब्दों को बनाने में व्यंजनों के साथ में। तो अ को हम पूर्ण, किसी भी व्यंजन को पूर्ण बनाने में अ का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आ के बारे में। आ की मात्रा सीधी सी है, किसी भी क में है, क में अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। तो सीधा सा है, किसी में भी आ की ध्वनि लाने के लिए उसके पास में क्या किया जाता है, खड़ी पाई की तरह एक लाइन बना दी जाती है। तो वो जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, आ का होता है। नेक्स्ट है ई, छोटी ई की मात्रा हमेशा किधर लगती है, इधर लगती है। हमें अगर क लिखा है तो क में मैं छोटी ई की मात्रा डाल दूंगी, और बड़ी ई है तो हम मात्रा को क्या करेंगे, इधर कर देंगे। तो ये है ई की मात्रा, ये छोटी मात्रा और ये बड़ी मात्रा। फिर हम लोग देखते हैं ऊ को। क में अगर ऊ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कू। जो छोटा कू है तो उसकी मात्रा इधर लगेगी, और अगर बड़ा कू है यानी कि इस ऊ के इधर है तो इसकी मात्रा क्या है, उधर लग जाएगी। तो बस छोटे और बड़े का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि छोटी मात्रा किधर लगती है, बड़ी मात्रा किधर लगती है। फिर री तो किसी में भी क्या है, या नीचे भी लगता है ऊपर भी लगता है, दोनों जगह हम री का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क में अगर हम री को जोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, तो उसको क्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
थ्री, इसकी ध्वनि कैसे आएगी? थ्री। हम लोग कृपा बोलते हैं ना, कृपा, कि आपकी कृपा होनी चाहिए, तो कृपा हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसकी ध्वनि क्या निकलती है? कृपा। कैसे निकलती है? यानी कि उसमें क के बाद में हम र का उच्चारण करते हैं, तो ये है र की ध्वनि। फिर अगर हम ए की बात करते हैं तो ए में अगर क में मिलाएंगे तो क्या होगी? एक मात्रा लगेगी। आई की क्या लगेगी? दो मात्रा, ए की लगेगी एक मात्रा, तो ये के। और अगर इसी में आई की मात्रा लगानी है तो क्या हो जाएगा? कई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कई, यानी कि उस पर डबल मात्रा लग जाएगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ए की मात्रा कैसे ज्वाइंट होती है, आई की मात्रा कैसे। फिर ओ और औ, यानी कि क में हम ओ करेंगे तो क्या हो जाएगा? क प्लस ओ, कौ। और अगर हम औ को करेंगे तो डबल मात्रा से। ठीक है, तो ये है आपका जैसे कोयल और कौआ, यानी कि थोड़ा सा वजन हमारे औ में क्या होता है? ज्यादा लगता है, इससे ज्यादा वजन हमारे औ में लगता है। ओ में कम लगता है, औ में औ बोलते हुए भी हमें थोड़ा सा भारी सा हमें फील होता है, और ये इसका वजन क्या है? इससे ज्यादा है। तो बड़े स्वर में क्या होती है? थोड़ी सी, जैसे हमने दीर्घ और ह्रस्व के बारे में बात की, तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा टाइम हमें बोलने में ज्यादा लगता है। तो ये थी आपकी मात्राएं कि किस तरीके से हमारी सारी मात्राएं हमारे शब्दों को बनाने में, यानी कि व्यंजनों को पूर्ण करने में किस तरीके से उन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आगे कुछ स्वर में हम अंग और अह की मात्रा भी होती है और विसर्ग भी होता है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। हम औ तक लिखते हैं, फिर वर्णमाला में आपने देखा होगा एक अंग लिखा जाता है और एक अह लिखा जाता है, दो वर्ण और लिखे जाते हैं और एक विसर्ग भी होता है। अनुस्वार, ये जो हमारा जो वर्ण है ये कैसे लगता है? बिंदी की तरह लगता है, यानी कि किसी में भी न की जो ध्वनि आती है, हमारे न की ध्वनि को क्या किया जाता है? बिंदी की तरह लगाया जाता है, यानी कि इसी अह को, जैसे रंग, जंगल, संग, इसमें ध्वनि किसकी निकलती है? ज्यादातर न की ध्वनि निकलती है, इसीलिए हम इसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुनासिका में भी क्या है? न की ध्वनि निकलती है, बट अनुस्वार में क्या करते हैं? हम सिर्फ जो ध्वनि है वो सिर्फ हमारे नाक से निकलती है, नाक के द्वारा निकलती है, बट अनुनासिका में हमारे गले और नाक दोनों का प्रयोग होता है। तो ऐसे वर्णों को हम अनुनासिका बोलते हैं। और अनुस्वार जिसमें सिर्फ नाक का प्रयोग होता है, यानी कि हमारी ध्वनि किससे निकलती है? नाक से निकलती है, तो ऐसे वर्णों को क्या बोला जाता है? अनुनासिका, यानी कि वर्ण भी स्वर के बाद ही आते हैं, इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पे क्या लगती है? एक बिंदी लग जाती है, यानी कि यहाँ पे लगी हुई ना, रंग पे लगी हुई है, जंगल पे ज पे लगी हुई है, स में स के ऊपर लगी हुई है, तिरंगा में र के ऊपर लगी हुई है। तो इसकी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है? नाक से। तो हमें याद रखना है सिर्फ नाक से जिसकी ध्वनि निकलती है उन स्वरों को बोला जाता है अनुस्वार, और जिनकी नाक और गले दोनों से बोली जाती है तो उनको बोलते हैं अनुनासिक। इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चंद्रबिंदु लगता है हमारा, इनको इसको ये चंद्रबिंदु की तरह, आओ बोलते हैं चंद्रबिंदु की तरह ये लगता है, तो ये अनुनासिक। इसी में मैंने आपको बता दिया कि चंद्रबिंदी किस तरीके से लगती है और सिर्फ बिंदी किस तरीके से लगती है। तो ये है अनुस्वार और अनुनासिका। फिर हम विसर्ग के बारे में देखते हैं कि विसर्ग क्या है। और एक तो याद रखना है अनुस्वार और अनुनासिका दोनों लगती एक ही है, तो उसमें चंद्र बिंदी की तरह लगाया जाता है, इसमें सिर्फ एक डॉट लगाया जाता है, एक बिंदी लगाई जाती है। तो जिसमें सिर्फ बिंदी लगाई जाती है उसकी ध्वनि सिर्फ नाक से निकलती है, जिसमें चंद्र बिंदु लगते हैं उसमें ध्वनि नाक और गले दोनों से निकलती है। फिर अह के बारे में, यानी कि दो बिंदी जिसमें हम लगाते हैं। तो विसर्ग, इस ध्वनि को चिन्ह, यानी कि हम अभी मैंने अह लिखा था यहाँ पे, यानी कि इनके पीछे जो दो डॉट लगे इनको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण ह की भांति, इसका भी उच्चारण कैसे किया जाता है? ह की भांति किया जाता है। अगर जैसे अतः हम बोलते हैं ना प्रातः, तो हम प्रातः, यानी कि हमारे पीछे हम विसर्गों को किस प्रकार की ध्वनि से उच्चारित करते हैं? ह से करते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो विसर्ग की जो ध्वनि है उन्हें हम कैसे उच्चारित करते हैं? तो ह की ध्वनि जिस तरीके से निकलती है उसी ध्वनि से हम विसर्गों को क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं।
अब इस ध्वनि को हम दो डॉट यानी कि हम विसर्ग से सुशोभित करते हैं। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तस्मव यानी कि हमारे जो संस्कृत के तस्मव तद्भव शब्द होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कि तस्मव तद्भव शब्द क्या है। तस्मव शब्द मेनली संस्कृत जो होती है लैंग्वेज, उसमें तस्मव शब्द आते हैं, तद्भव हिंदी के होते हैं। और भी जो वर्ण है इसमें शब्द जो आगे आगे आएंगे फिर मैं आपको बता दूं कि तस्मव और तद्भव शब्द क्या है। इनके संस्कृत में है अतः, प्रातः और अतः। तो ये आपके हैं विसर्गा का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब अयोगवा यानी कि अह और अह दोनों का जो सिमिलर रूप है, दोनों का जो एक अह बोलते और अह, हमको लगता है कि ये दोनों क्या है, एक ही है। उसका जो ध्वनि है वो भी वैसी है, उसकी ध्वनि भी वैसे ही है। तो इन दोनों को जहाँ पे साथ में इंक्लूड किया जाता है उनको क्या बोलते हैं हम, अयोगवा। हिंदी व्याकरण में अनुस्वारिक विसर्ग को अयोगवा के रूप में जाना जाता है। तो हमारे इन दोनों वर्णों को हम साथ में कभी यूज करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अयोगवा बोला जाता है। तो ये था आपका स्वर। स्वर कितने होते हैं वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। व्यंजन को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या है। आज मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाया है, स्वर पढ़ाया है। तो हम वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्वर क्या है, स्वर कितने मात्रा या कितने स्वर है, 11 स्वर है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, पर अ क्या करता है, सारे व्यंजनों को पूर्ण करता है। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, उससे दुगुना समय हमें दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है, और प्लुत तिगुना समय हमें प्लुत को बोलने में लगता है। यानी मैंने आपको बता दिया था कि ओम बोलने में हमें क्या लगता है, तिगुना समय लगता है। तो ये क्या थे इसके 3 भेद। उसके अलावा अनुस्वार, अनुनासिका, विसर्ग और अयोगवा, इन दोनों का जहाँ रूप एक हो जाता है उसको हम बोलते हैं अयोगवा। विसर्ग का ज्यादातर प्रयोग आपके संस्कृत में किया जाता है, इसीलिए इन दोनों का जो सिमिलर रूप यहाँ पे चलता है अयोगवा के अंदर। तो ये है आपके स्वर के बारे में। और मात्राओं का हमें छोटी और बड़ी मात्राओं का सिर्फ ध्यान रखना होता है। और एक ए और आई के अंदर ए की मात्रा 1 होती है और आई की मात्रा 2 होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका स्वर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने हैं और कितने प्रकार हैं आपके व्यंजन के, और व्यंजन किस तरीके से शब्दों का निर्माण करते हैं। अगर आपको स्वर में कोई भी डाउट लगता है और किसी भी शब्द को कि उच्चारण किस तरीके से होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम व्यंजन को क्या करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।